एक बार फिर शनिवार टू शनिवार आपका ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। क्योंकि थोड़ा हमें समय कम मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि अपन एक आधा मिनट मुझे और लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये चैप्टर इतने लंबे चौड़े होते कि पूरे नहीं हो पाते। आज चूंकि हमने ऑनलाइन क्लासों में हमने पढ़ लिया था, गुलाम वंश पढ़ लिया था, हमने सैयद वंश पढ़ लिया था, हमने खिलजी वंश पढ़ लिया था। इन वंशों के बारे में हमने पढ़ लिया था। वो कई तुर्की लोग थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। सबसे ज्यादा भारत को जो प्रभावित किया वो वंश था मुगल। इस शब्द को नोट कर लेना है। और ये हकीकत में कहूं कि इस इतिहास को पढ़ाते हुए थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतिहास में जो भारतीय जिन वीरों के नाम आए थे वो कहीं है नहीं। हमें उन लोगों का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है जो लोग कहीं कहीं एक प्रकार से आक्रमणकारी थे, जिन्होंने इस देश के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण किया था। ये मेरी अपनी विडंबना है। थोड़ा हाथ में मेहंदी लगाइए, आप लोग हंसो। उसके पहले मैं बता दूं, क्योंकि आज मेरे जो नए मकान का यहाँ रहते हुए मुझे 5 साल हो गए, आज के दिन ही वास्तु हुआ था, इसलिए वो लोग परिवार वालों ने हाथ में मेहंदी लगा दी है। अब हंसना बंद करके आप पढ़ने पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि मुझे आपको उन लोगों के बारे में पढ़ाना पड़ रहा है जिन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के ऊपर जिहाद लागू किया, जिन्होंने इस देश के ऊपर एक प्रकार से फतवा हिंद लागू किया था, इस देश पर जिन्होंने हम लोगों का खून बहाया था। उन लोगों का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है। और ये बड़े अफसोस की बात है। इतिहास में से बहुत सारे वीर थे जो होने चाहिए थे, उनको 2 लाइनों में जगह दी है। पर अफसोस होता है हमारी इस एजुकेशन पर, शिक्षा प्रणाली पर, जो कहीं न कहीं एक प्रकार से ये पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। चूंकि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए भी ये नंबरों का सवाल है। पर अपने दिमाग को खोलकर थोड़ा पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं मुगलकालीन भारत। मुगलकालीन भारत 1526 से 1858 तक। देखिए, ये 332 वर्ष का ये जो कालखंड है, ये भारत के माथे पर एक बददुमा दाग है। एक ऐसा दाग जिसे आने वाला कल कभी धो नहीं पाएगा। हालांकि कुछ किताबों में इस इतिहास को स्वर्णिम काल कहा जाता है। मैं इसे बकवास कहता हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि इतिहास की किताबों में कुछ भी लिखा हो, पर ये 332 वर्ष का इतिहास भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन का दौर था। ये खुद से भागने का दौर था। एक गुलामी की वो बेड़ियां हमारे पैरों में 332 साल तक पड़ी, जिन्हें हम आने वाले सालों साल तक ढोते रहे, और जिसका प्रभाव हमें आज भी इस हिंदुस्तान पे हमें नजर आता है। देखिए, सबसे पहले मुगलकालीन भारत में एक व्यक्ति आया था, बाबर। इस शब्द को ध्यान रखना। आपको ये लगेगा कि देखिए, इतिहास की कब्र में से मुर्दे भी निकलकर वर्तमान को प्रभावित करते हैं। इस बाबर शब्द को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? इतिहास की कब्र से मुर्दे निकलकर आज वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। इस बाबर से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। भारत में एक शब्द बड़े जोर शोर से चलता है, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद याद है? इसी बाबर का सेनापति था मीर बाकी, जिसने अयोध्या में जो राम का जो मंदिर था उसे गिराकर उसकी जगह जो मस्जिद बनाई थी, उसने बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। अंततः जिसे 1992 में गिरा दिया गया था और आज तक चला रहा है। सिर्फ बाबर ने ऐसा नहीं कि 1-2 मंदिर गिराए, राम का एक मंदिर गिरा है ये नहीं, काशी, मथुरा, वृंदावन, आज जितने मंदिर थे सभी मंदिरों को गिरा दिया था। यहां तक कि आप लोग मेरे साथ चित्तौड़ आए थे, और मेरी नजरों से आपने देखा होगा तो चित्तौड़ का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसकी मूर्तियों को ध्वस्त नहीं किया गया हो, जिसकी मूर्तियों को खत्म नहीं किया गया हो। एक से एक शानदार मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में थे, पर सभी टूटे फूटे खंडर बन चुके, क्योंकि मुगलों ने ही इन्हें क्या कर दिया था, ध्वंस कर दिया था। अब यहाँ पर 1526 में सबसे पहले बाबर आया था भारत में। ये पहला व्यक्ति था। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाबर की जो सबसे पहली लड़ाई थी भारत में, पानीपत का प्रथम युद्ध, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत के माथे पर गुलामी की कुछ और कहानी लिखी जाने वाली थी। इस युद्ध के बाद 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
और जिसमें बाबर जीता था और हमारे माथे पर 332 साल की गुलामी लिख दी गई थी। बाबर कौन था देखिए, बाबर की नसों में दो खुखार वंशजों का खून दौड़ रहा था। बाबर खुद तैमूर वंश का वंशज था। तैमूर जिसका नाम सुना होगा, बहुत बड़ा आक्रमणकारी था। सालों दशकों पहले, इसके पहले उसने भारत पे भी आक्रमण किया था। उस तैमूर का वंशज था बाबर, और उसकी जो माँ थी, बाबर की माँ थी, वो चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां के खानदान से, चंगेज खां जो कि अपने समय का सबसे दुर्दांत आक्रमणकारी रहा था। इन दो वंशजों का खून बाबर की नसों में बह रहा था। आप सोचिए कि फिर वो बाबर अपने साथ क्या लेकर आया होगा, फिर इसने भारत में क्या क्या नहीं किया होगा। और बाबर ने उसके बाद 1526 में युद्ध किया इब्राहिम लोदी से, उसमें वो जीता, उसे हराया। फिर बाबर ने 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक मैदान है खानवा, खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि अदम्य वीर थे। उन्होंने अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े थे, उनके शरीर के ऊपर युद्ध में लड़ने के दौरान के 80 घाव थे उनके ऊपर। तो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा देखिए, यू राणा सांगा शक्ति की दृष्टि से बाबर से आगे थे, पर बाबर ने वो युद्ध तुगलमा पद्धति से लड़ा था। तुगलमा पद्धति का मतलब ये होता है कि अपनी ताकत पहले मत जोक दो, पहले लड़ो, थोड़े बहुत सैनिक भेजना, लड़ना, वो सैनिक जब थकने लगे तो उन्हें हटा देना, और फिर उसके बाद जो दूसरे नए सैनिक है उन्हें भेज देना। जबकि सामने वाले के तो सैनिक थक जाते थे, इधर से जो नए सैनिक आते थे वो पूरी जोश के साथ युद्ध लड़ते थे, और उस पद्धति से उन्होंने युद्ध लड़ा था। और राणा सांगा ने अदम्य वीरता का परिचय दिया था, परंतु बाबर के साथ वो 1527 का जो खानवा का युद्ध, उस पे राणा सांगा हार गए। और बाबर ने राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। देखिए, गाजी की उपाधि क्या होती है समझ लेना, अर्थात कि ये जो मुगल जो आक्रमणकारी थे, भारतीय लोगों को काफिर कहते थे, और वो काफिर को मारना एक प्रकार से बहुत अच्छा काम समझते थे। और जो जितने काफिर, ज्यादा काफिरों को मारेगा वो गाजी की उपाधि धारण करेगा, और उस गाजी की उपाधि बाबर ने 1527 में धारण की थी। बाबर यही नहीं रुका, फिर 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ा। 1529 में बाबर की लड़ाई यहाँ पर अफगानों से हुई भारत में, क्योंकि अफगानों का उसको अस्तित्व था। और मैं जोड़ लेता हूं, कोई आया हूं, हाँ। और बाबर 1529 में बाबर की जो लड़ाई अफगानों के साथ हुई थी, और अफगान इसमें बाबर से क्या हुए थे, पराजित हुए थे। अर्थात कि 1529 तक का समय ऐसा था जब वो लड़ाई में उलझा रहा था, और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर को आगरा के पास एक जगह रामबाग में उसे दफनाया गया। पर बाबर की इच्छा थी कि उसे उसका जो प्रिय शहर है, सपनों का शहर काबुल, जो अफगानिस्तान में आज, उसे काबुल में दफनाया जाए। तो उस रामबाग में उसके शव को निकालकर फिर बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था, और काबुल में उसकी समाधि आज भी बनी हुई है। बाबर अच्छा योद्धा था, आक्रमणकारी था, आतताई था, निर्मम था, दुश्मनों का खून बहाने में उसे मजा आता था, परंतु उसके साथ साथ वो अच्छा लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, जो प्रश्न बनेगा उस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जिसे तुझके बाबरी भी कहा जाता है। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसी बाबरनामा का फारसी में भी अनुवाद किया था। इस बाबरनामा में उसने अपने जो भारत में बिताए गए जो जीवन की जो काल है, जो समय, उसके बारे में उसने लिखा था। और जब 1530 में उसकी मृत्यु हुई तो उसका बेटा हुमायूं के बारे में आप काफी कुछ पढ़ोगे, क्योंकि उसके साथ उसके बेटे अकबर का नाम जुड़ा हुआ है। हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था जो अफीम का शौकीन था, अफीम जिसे अपनी भाषा में अमल कहते हैं, उसके नशे में वो धुत रहता था, और ज्योतिष में भरोसा करता था वो। इसलिए सप्ताह के 7 दिन वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनता था। हाँ, हुमायूं के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बाबर से कम हिंसक था तो सही, क्योंकि हिंसा इनके खून में थी। सबसे पहले हुमायूं ने दीनपनाह शहर की स्थापना की थी, 1500 दीनपनाह शहर की स्थापना की थी। मैंने यहाँ पर एक तारीख लिखी गई है, 1539 से 55। ये वो कालखंड था जब मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास से गायब रहा।
क्योंकि 1539 में हुमायूं हार गया था, इसलिए 1555 तक उसका कोई इंटरफेयर नहीं था, किसी और ने शासन किया था। हाँ, 1555 के बाद फिर मुगल साम्राज्य एक बार लौट के भारत में वापस आया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो हुमायूं ने 3 पनाह शहर की स्थापना की थी। प्रश्न मैंने वो सभी चीजें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते वो मैंने लिख दिए। इसको कहानी की तरफ याद रखना कि सबसे पहले बाबर किन किन से लड़ा, किन किन से जीता, फिर बाबर का बेटा हुमायूं आया, वो फिर उसके साथ क्या हुआ, ये स्क्रिप्ट की तरह याद रखना तो जल्दी याद रहेगा। 1539 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर ये युद्ध मुगल वंश के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ और वहां पर युद्ध लड़ने वाला था शेर खां। शेर खां, हालांकि हुमायूं को ये था कि वो हार नहीं सकता है, पर वो बक्सर के युद्ध में शेर खां से हार गया। और शेर खां ने जब हुमायूं को हराया, हुमायूं को हराने के बाद उसने फिर शेरशाह की उपाधि धारण की, शेरशाह। और यही शेरशाह सूरी जिसे कहा जाता है, सूर्यवंश के बाद कुछ सालों के लिए बीच में ये शेरशाह का वंश, शेरशाह ने शासन किया था, वो बीच में आएगा, उसके बाद फिर से मुगल साम्राज्य होगा। देखिए, इस शेर खां था कौन? शेरशाह सूरी। ये शेरशाह एक्चुअल में देखा जाए कि इसका नाम फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान। और ये बिहार के किसी जगह का एक जमींदार था। और चूंकि उस समय वहां का जो राजा था, जो बादशाह था, उसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि ये फरीद खां इतना बहादुर था कि निहत्थे वो शेर से लड़ गया था और शेर को उसने मार दिया था, इसलिए इसका नाम, इसकी उपाधि दी गई थी शेर खां। और बाद में वही शेर खां शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में चूंकि हुमायूं से हार गया था, उसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, फिर शेर खां के साथ, शेरशाह के साथ, वापस फिर हुमायूं हार गया। अर्थात कि ये शेरशाह के साथ उसकी दूसरी हार थी। और इस हार के बाद फिर वो वापस वहां से भारत छोड़ के भाग गया, काबुल चला गया, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा था नहीं। क्योंकि हुमायूं युद्ध में मारा नहीं गया था, इसलिए वो लौट के वापस चला गया था, अफगानिस्तान चला गया था, जो कि एक प्रकार से पहले भारत की सीमा वहां तक स्पर्श करती थी, टच करती थी। और फिर उसने वहां पर जाने के बाद हमीदा बानो से शादी की। यह वही हमीदा बानो है जिससे अकबर पैदा हुआ था। हमीदा बानो से शादी की और उससे फिर बाद में अकबर पैदा हुआ था। तब वहां जाके इसी हुमायूं ने कंधार और काबुल, कंधार जिसे कि कभी गांधार कहा जाता था, सकूनी जिस देश का था, गांधार, बाद में से ये कंधार पड़ गया था। तो इस कंधार और काबुल को उसने वापस जीता, जो उस समय भारत का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। बाद में फिर 1555 में उसने लाहौर पे कब्जा किया। लाहौर पे कब्जा करने का मकसद था कि वो भारत का सुल्तान बनना चाहता था, बादशाह बनना चाहता था। अब आप लाहौर भले आज पाकिस्तान में, पर ये उस दौरान, ये तो 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, ये तो पूरा पाकिस्तान, उसके बाद की सीमा तक, वहां तक भारत की सीमाएं हुआ करती थी। चूंकि भारत का बादशाह बनना है तो उसे लाहौर पर कब्जा करना जरूरी था, इसलिए हुमायूं ने 1555 में किस पर कब्जा कर दिया? लाहौर पर कब्जा कर दिया। मतलब 1539 से वो हारा था, 1555 पे उसने लाहौर पे कब्जा किया था। वो लाहौर पे कब्जा करने के बाद वो उसने भारत पे वापस कब्जा कर लिया था। परंतु 1539 से 1555 तक, मतलब ये 16 साल का जो शासन था, वो किसका था? वो शेर खां का शासन था, शेरशाह सूरी जिसे कहा गया। वो 15 साल का जो बीच का जो व्यवधान है, उस व्यवधान को यहाँ मैं बीच पे लेता हूं। उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का दौर प्रारंभ हो जाएगा। शेर खां ने 1555 में सरीन के निकट अफगानों को हराया था, क्योंकि सबसे पहले उसने, और 23 जुलाई, यहां पर देखिए मैं इसी को ले रहा हूं, शेर खां को मैं बाद में ले रहा हूं। 1555 में इसने लाहौर पे कब्जा किया हुमायूं ने। फिर 1555 में इसने अपनी सेना को फिर इकट्ठा किया हुमायूं ने और सरहद के निकट अफगानों को हराया। और चूंकि उस समय भारत में अफगान एक प्रमुख ताकतवर थे, पठान थे, एक प्रमुख शक्ति थी, उस शक्ति को कब हराया इसने? वापस 1555 में अफगानों को एक बार फिर से हरा दिया। और 23 जुलाई 1955 को एक प्रकार से री एंट्री हुई इसकी, हुमायूं की। 23 जुलाई 1955 को, अर्थात कि कब हारा था वो? 1539 को हुमायूं शेरशाह से हार गया था, तब दिल्ली की राजगद्दी से दूर हो गया था। पर 23 जुलाई 1955 को, ठीक 16 साल के बाद, हुमायूं फिर से एक बार दिल्ली का बादशाह बना, दिल्ली का वो सुल्तान बना। 16 साल बीच में मुगल शासन नहीं रहा था,
परंतु 24 जनवरी 1956 को दीनपनाह जो शहर उसने बसाया था, वहां के एक भवन की सीढ़ियों से उतरते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। और गिरने की पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि हुमायूं नशे में हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था और उसकी यहाँ पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर यहाँ पर जो मुगल सल्तनत में प्रवेश होता है अकबर का, जिसे हमने इतिहास की प्राचीन पहले जो किताबें थी आज से 10 साल पहले जो हमने पढ़ी थी, अकबर महान, अकबर द ग्रेट कहा जाता था। बाद में अब अकबर द ग्रेट शब्द को तो हटा दिया गया, पर उस अकबर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। परंतु जो मैंने ये बताया कि 1539 से 1555 तक शेरशाह सूरी का जो शासन था, उस शासन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसे सुर साम्राज्य कहा गया। शेर खां नाम था, फरीद का नाम था, नाम उस उपाधि थी शेर खां, और उसके बाद वो शेरशाह सूरी बन गया। और जैसे उसने हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, तो उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे उस समय, क्योंकि उस समय जो राजा थे उनकी एक आदत थी, जब किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे तो विजय के उस प्रतीक के रूप में वो सिक्के डालते थे। तो शेरशाह ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे और 1539 में ये गद्दी पे बैठा था। गद्दी पे बैठने के बाद शेरशाह चूंकि एक वीर व्यक्ति था, साहसी था, और उसने एक गलती कर दी 1544 में। जोधपुर का राजा था मालदेव, उससे टकरा गया। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में 1544 में एक भयानक युद्ध हुआ। और ये वो युद्ध ऐसा था कि उस युद्ध में लगभग शेरशाह सूरी हारने वाला था। बाद में उसने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए इस हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। अर्थात कि जो मालदेव था उन्होंने पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ा था, उस शेरशाह सूरी को बहुत ज्यादा उसने नुकसान पहुंचाया था। एक प्रकार से वो युद्ध हम जीतने वाले थे, पर किसी कारण से वो युद्ध हम हार गए। और इस बात को मानते हुए शेरशाह ने कहा भी, इतिहास की सभी किताबों में लिखा हुआ है कि मुट्ठी भर बाजरे की वजह से मैं इस दिल्ली की पूरे सल्तनत को हार देता, इस भारत की सिंहासन मेरे हाथ से निकल जाता। और उसके बाद मालदेव ने, जैसे मालदेव से शेरशाह सूरी जीत गया, तो जो अजमेर, जोधपुर और मेवाड़, जो हमारा मेवाड़ जहां हम रहते हैं, हमारे क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ से लगा के ये वाला पूरा भाग मेवाड़ कहा जाता था, और राणा सांगा और ये सब मेवाड़ के वंशज थे। तो ये एक प्रकार से किसके अंदर में आ गया, शेरशाह सूरी के अंदर में आ गया था। पर मेवाड़ सांकेतिक रूप से आया था, यूं तो मेवाड़ उस समय भी आजाद रहा था, क्योंकि जब तक मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग पे कोई कब्जा नहीं करता था तब तक कभी भी मेवाड़ को गुलाम नहीं माना जा सकता था, वो शेरशाह सूरी कर नहीं सका था। 1544 में कालिंजर युद्ध में इसकी मृत्यु होगी। कालिंजर युद्ध में जो तोपखाना था, बारूद था, बारूद के ढेर में अचानक विस्फोट होने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो ये असामयिक मृत्यु थी। यदि मृत्यु नहीं होती तो शायद मुगल साम्राज्य की री एंट्री भारत में फिर से नहीं होती, और उसके बड़े दुष्प्रभाव जिसे हम आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं वो हमें झेलने नहीं पड़ते। अब कालिंजर के युद्ध में तो उनकी मृत्यु हो गई। और आज भी सासाराम, बिहार में एक जगह सासाराम, वहां पर इसका मकबरा बना हुआ है, शेरशाह सूरी का डमरू के आकार का एक मकबरा बना हुआ है। और वो मकबरे में जो नक्काशी वगैरह की गई है उसके ऊपर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की स्पष्ट छाया देखी जा सकती है। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो जितने भी आक्रमणकारी थे बड़े सियाने थे। इन्होंने अपने मरने के पहले ही मकबरे बना दिए थे। आप ताजमहल देखो, ताजमहल देखो कितना शानदार है। शाहजहां ने अपनी बीवी के याद में बना दिया। शाहजहां मरते समय अपने लिए मकबरा पहले से बनाकर जाने की तैयारी थी। जितने लोग, जबकि भारत के राजा थे इतना सोचते नहीं थे, बस युद्ध में लड़ते हुए मर जाते थे, और जहां मरते थे वहां छोटी सी छतरी बना लेते थे। इसलिए आज जितने भी पर्यटन स्थल है, इनके मकबरे पर्यटन स्थल बन गए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय होता नहीं था कि इन चीजों में अपना समय जाया करें। पर ये लोग अपना समय उनमें करते थे, क्योंकि ये अपने पीछे विरासत छोड़ के जाते थे। और भारतीय राजाओं ने ये गलती तो जरूर की थी। अभी शेरशाह सूरी का योगदान, देखिए शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किए, उसका भारतीय इतिहास में क्या क्या योगदान है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसके बारे में एक बड़ा प्रश्न भी बन सकता है कि इन्होंने ऐसा क्या क्या किया था। यहाँ पर देखिए, शेरशाह के कामों में मैंने 4 कामों को प्रमुख रूप से लिया है। सबसे पहला काम है भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित करना, क्योंकि उस समय
क्योंकि आज जो सिस्टमेटिक ढंग से चलता है वो पहले चलता नहीं था। उसमें मर्जी पड़े उतनी लगान ले ली जाती थी, छोटा खेत होता था उतनी लगान, बड़े खेत वाले से भी उतनी। तो शेरशाह ने सबसे पहले भूमि माप को इनको क्या किया, इसको बिल्कुल व्यवस्थित किया था। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, भूमि माप लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क मुक्ताई, कनुकत और नकदिया जब्ती प्रणाली, ये उर्दू शब्द से, अर्थात कि इस हिसाब से इन्होंने क्या किया था कि भूमि, इसको इसी प्रकार से समझिए कि भूमि माप और लगान को व्यवस्थित करने का काम किया था। और दूसरा शेरशाह का एक सबसे प्रमुख काम जिसके लिए इतिहास में वो बन हुआ, इसने बहुत सारी सरायों का और सड़कों का निर्माण करवाया। देखिए सड़कें किसी भी राज्य के लिए, किसी भी रियासत के लिए एक कनेक्टिविटी का काम करती है, आगे ले जाती है रियासत को। ये किसी राजा ने सोचा नहीं था, पर ये सोचने का काम किया था शेरशाह सूरी ने। आज भी उसकी बनाई हुई सराय और सड़कों के अवशेष आज भी मौजूद है। और बंगाल से लगाकर पेशावर तक दुनिया का सबसे पहला हाईवे कहा जा सकता है इसे कहा जाता है ग्रांड ट्रक रोड। बंगाल से लेकर पेशावर तक आप सोचिए कितना लंबा हाईवे रहा होगा। और उस हाईवे को उन्होंने पत्थर के ब्लॉक से इन्होंने उस हाईवे को बनाया था। वो इस पूरी दुनिया का, इसे आज तो बहुत सारे हाईवे, पर जिस समय सड़कों के महत्व को लोग जानते नहीं थे उस समय उन्होंने हाईवे का निर्माण करवाया था। और ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। और इसके अलावा चौथा उन्होंने काम किया था मुद्रा ढुलाई में संशोधन, अर्थात कि जो उस समय जो सिक्के बनाए जाते थे, जो सिक्के थे तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी के 138 ग्रेन दाम का रुपया इन्होंने जारी किया था। अर्थात कि ये हर जो शासक होता था वो अपने अपने हिसाब से उस समय इन चीजों को व्यवस्थित करने का काम वो करता था। ये तो 16 साल का जो इतिहास है, बीच में किसका आ गया, शेरशाह का आ गया। अब इसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में एंट्री होती है अकबर की। मैं अकबर द ग्रेट नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी नजर में कोई भी आक्रमणकारी ग्रेट कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, पर अकबर को इस मामले में हम कह सकते हैं कि बाकी उसके जो वंशज थे उसके मुकाबले में अकबर थोड़ा बेहतर था। अकबर थोड़ा टॉलरेंस वाला था, सहिष्णु था। अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। अब इतना भी सम्मान नहीं किया, इतना सम्मान करता तो हिंदू का कत्ल करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। और अकबर ने भी हिंदुओं का कत्ल किया, अर्थात कि सब इन कत्ल वगैरह से जब ऊब गया, जब लगा कि पाने के लिए कुछ नहीं है तो चलो प्यार मोहब्बत दोस्ती पाई जाए, तो वो काम उसने अकबर ने किया था। तो अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले 2-3 चीजें हम बता दें कि अकबर के शासनकाल में मुगल काल अपने चरम पे पहुंचा, सल्तनत काल अपने चरम पर पहुंचा। और उसको बताने के पहले बताऊं कि मुगलों ने, इस अकबर ने अपने सपनों की एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। आपने देखा होगा कि फतेहपुर सीकरी हम लोग गए तो काफी हम उसमें घूमे भी थे। वहां पर एक बुलंद दरवाजा जो दक्षिण की तरफ उसका मुंह है, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनाया था। उसके बीच में एक चिश्ती की दरगाह है, उस दरगाह में हम लोग गए भी थे। वो जो दरगाह है, उसका जो बेटा था जहांगीर, जो बेटा उसका था ही नहीं था, इसने एक संत था, चिश्ती संत था, उससे उसने दुआ मांगी थी। वहां पर पहले मंदिर नहीं था, उस जगह पर उसने मार्बल से बना हुआ मंदिर वो अकबर ने बनाया था, बाद में बनाया था। अब इस अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे, और अकबर का हमारा निकट का संबंध भी है, बहुत ही निकट का संबंध है। क्योंकि अकबर और हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उसके बीच में एक भयानक विध्वंसक एक युद्ध हुआ था। एक ऐसा युद्ध इतिहास में जिसे थर्मोपली कहा जाता है, मेवाड़ का थर्मोपली, एक भीषण युद्ध। अब उस युद्ध के बारे में आपकी इस किताब में ज्यादा बताया नहीं है कुछ, और मेरे हिसाब से कि वो तो उसका एक पूरा अलग टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि उस युद्ध के बारे में आज तक ये विवाद चलता रहा है कि उसमें कौन जीता था, कौन हारा था। उस सभी चीजों के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। चूंकि अकबर का जन्म पाकिस्तान के किले में हुआ था 1542 में, 1542। और जब अकबर मात्र 13 वर्ष का था, 13 वर्ष का जब अकबर था, उस 13 वर्ष की उम्र में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और 13 वर्ष का एक छोटा शासक पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान कैसे बन सकता था, बादशाह कैसे बन सकता था, और वो भी मुगल वंश में।
जिस वंश का इतिहास ही राव की तलवार की नोक पर तलवार खून बहाकर ही जहां गद्दी छीन ली जाती है, वहां पर 13 वर्ष का बालक सुरक्षित नहीं रह सकता था। वो किसी भी हिंदुस्तान जैसी सल्तनत का बादशाह नहीं बन सकता था। परंतु ये अकबर की और मुगल वंश की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी कि उस समय उनका संरक्षक एक व्यक्ति था अकबर के पास। वो व्यक्ति था बैरम खां, जो कि बाद में जाके क्या बना था, संरक्षक बना था, जिसने कि चाहता तो बैरम खां खुद ही क्या बन सकता था, वो हिंदुस्तान का सुल्तान बन सकता था, बादशाह बन सकता था। परंतु उसने 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556, मैं कल पूरी डिटेल लिखूंगा, आज से बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का समय है। 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 जगती कलानौर में, कलानौर जगह का नाम रखना, वहां पर एक ईंटों का सिंहासन बनाकर उसने क्या किया था, अकबर का राज्याभिषेक किया था बैरम खां ने। बाद में बैरम खां उसका संरक्षक बना था। और उसी बैरम खां का जो बेटा था रहीम, जिसके बारे में आप अपनी हिंदी की किताबों में पढ़ते भी हो, रहीम दास, वह बैरम खां का ही वो बेटा था। और उस समय जो अफगान सेनापति था हेमू और बैरम खां के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को। अफगान जो पठान था, जो राजा था हेमू और बैरम खां के बीच में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, और दूसरी लड़ाई ने एक प्रकार से फिर इस मुगल वंश को भारत की सिंहासन, भारत के उस जैसे कि इस पूरे भारत का जो भारत की सल्तनत थी, भारत पूरा जो देश था उसे अपने कब्जे में ये ले आए थे। और ये सब हुआ था हेमू, चूंकि बिहार का वो था, बिहार का राजा था आदिल शाह, उसका सेनापति था। हेमू बहुत ही वीर था और हेमू के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने 22 युद्धों को लड़ा था, 22 को जीता था। सिर्फ एक युद्ध जिसमें वो बैरम खां से हार गया था, और उसके बाद एक प्रकार से फिर ये अकबर युग शुरू हुआ भारत के अंदर। क्योंकि अकबर अपने पीछे बहुत सारी निशानियां छोड़ के गया है। फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी निशानी है। बीरबल जो किसका, अकबर का क्या था, अकबर का दरबारी था, जो सब वो एक हिंदू राजा था, पर अकबर के दरबार में रहा करता था। तानसेन जो कि एक प्रसिद्ध राजा था, वो भी बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, वो भी किसके अंदर था, अकबर के साथ रहा करता था। अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर जिसने की जोधाबाई से शादी की थी, अब इतिहास उसके बारे में भी गड़बड़ है थोड़ा। जोधाबाई से जिसने शादी की थी, जो भारमल वंश, कछवा वंश की, जयपुर घराने की, उसने शादी की थी, तो इतिहास में उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से अकबर ने एक नए धर्म की भी स्थापना की थी, जिसे दीन ए इलाही कहा गया। आपने देखा होगा कि हम फतेहपुर सीकरी गए तो बीच में एक स्तंभ बना हुआ था, 5-6 खंड बने हुए थे, और वो एक छोटा महल जैसा था। उसके बीच में आपने 6 धर्मों के अलग अलग प्रतीक थे, गाइडने में बताया भी था कि अलग अलग ये वंश ये था। तो उसकी भी स्थापना अकबर ने की थी। अकबर के बारे में, आने वाले मुगल वंश के बारे में डिटेल में कल हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि सोशल स्टडी के अपने 2 पीरियड तय किए जाए। मैं बाकी सर से बात कर लूंगा, जैसे सप्ताह में शनिवार को लेता हूँ, मैं एक दिन और ले लूंगा, क्योंकि फिर मैं 12th की क्लासें मेरी ऑनलाइन चलती हैं, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ताकि 2 दिन होगा तो अपने क्या होगा कि थोड़े जो चैप्टर है, मैं चाहता हूँ गर्मी की छुट्टियों में 4-5 चैप्टर इतिहास के हमारे कम से कम हो जाए, तो कहानियों की तरह आपको याद हो जाए। आपको आज के लिए क्या करना है, आज के लिए क्या, ये पहला काम तो ये करना है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो छाटोगे आप। जैसे कि बाबरनामा की रचना किसने की थी, उसका फारसी में अनुवाद किया था। शेरशाह का असली नाम क्या था, फरीद खां, उसे शेरशाह की उपाधि किसने दी थी, शेरशाह की उपाधि। इस प्रकार से प्रश्न, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। इस प्रकार की जो 10-15 क्वेश्चन जो भी, तो वो अपने हिसाब से आप लिखोगे। और एक प्रमुख काम है कि जो शेरशाह सूरी के कार्य, जो 4-5 कार्य आप किताब में और भी देख लेना, डिटेल में जाना चाहो, शेरशाह सूरी के कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो 4 या 5 काम आपको करने हैं।
15 छोटे क्वेश्चन, एक एक लाइन के एक एक शब्द वाले वो बनाओगे आप, पहली चीज। और दूसरा है कि शेरशाह के कार्य इसे लिखोगे। और ये ध्यान रखना है कि आपको एक वंश वृक्ष बनाना है, मैं अभी नहीं बना रहा बाद में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुगल काल में कौन कैसे थे। जैसे कि सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर आया। ये वंश वृक्ष है कि किस प्रकार से इन्होंने कैसे क्या शासन किया था। हमको क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, हमें अपने इतिहास के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि इतिहास में हमने ऐसी क्या भूले की कि हम आज तक भुगत रहे, और आज वो भूले नहीं करें ताकि हमारा आने वाला कल नहीं भुगते। तो इतना होमवर्क आप लोग कर देना। मैं होमवर्क के लिए किसी को प्रेशराइज करता नहीं हूँ, ये चॉइस इज योर, कि डू और नॉट डू, करना नहीं करना आपके हाथ में। आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि ठीक 40 मिनट के बाद ये जूम अपने आप बंद कर लेता है। और मैंने ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब के मैंने आपको वीडियो बनाया, उसके लिंक भी सेंड कर रहा हूँ। आप में से किसी के पास यदि टाइम हो, जैसे इस पार्ट के 5 वीडियो बनेंगे, नंबर 1 2 3 4 5, आप क्रम से लगा के 1 2 3 4 यदि आप वैसे वैसे पूरा सुन ले तो शायद इस पार्ट की कहानी की तरह आपको वापस क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और आने वाले कल में जब आप दूसरों को कभी पढ़ाओगे तो आपको कहानी की तरह ही याद रहना चाहिए। फैक्ट तो आपको इसके अंदर से निकालने हैं, पर इतिहास याद करने की विषय, दिमाग में लाने की विषय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।